हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा माइक्रो इकोनॉमिक का न्यू चैप्टर, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये हमारा 4th चैप्टर है बच्चों। और इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, या फिर इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बच्चों हम एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में, कि कौन कौन सी एग्रीगेट डिमांड, कैसे एग्रीगेट डिमांड निकालते हैं और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो देखते हैं बच्चों, और आगे आने वाले वीडियोस में हम ये सारे जो टॉपिक हैं वो कवर करेंगे और उसके बाद करेंगे बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन। सो स्टार्ट करेंगे। सो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, सो बच्चों सबसे पहले बात करेंगे हमारा जो चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। नेशनल इनकम में हमने क्या क्या देखा था? नेशनल इनकम में हमने पढ़ा था कि नेशनल इनकम कैसे निकाली जाती है, नेशनल इनकम के कौन कौन से मेथड है, स्टॉक और फ्लो मेथड के बारे में समझा था, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और मैम प्रोडक्शन मेथड यानी वैल्यू एडेड मेथड के बारे में समझा था। अब बच्चों इसी को अगर हम यहाँ पे देखें तो बच्चों किसी भी इकोनॉमी में इनकम और एम्प्लॉयमेंट कैसे डिसाइड होता है, किस तरह से हम निकाल सकते हैं बच्चों किसी भी इकोनॉमी का इनकम और एम्प्लॉयमेंट, ये हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। सो बच्चों अगर हम बात करें डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम अंडर द अजम्पशन ऑफ फिक्स्ड प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी। अब बच्चों इसमें जो हमने निकाला है इस चैप्टर में हम देखेंगे कि भाई जो नेशनल इनकम जो डिटरमाइंड हो रही है वो किस पे हो रही है? भाई फिक्स्ड प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स पे। बिल्कुल नेशनल इनकम में भी हम यही कर रहे थे कि भाई जो हमारा फाइनल गुड्स था उसकी फिक्स प्राइस लेनी है और कांस्टेंट रेट पे हम यहाँ पे इसमें निकालेंगे। और बच्चों ये जो थियोरेटिकल मॉडल है जो कि हमें इस चैप्टर में यूज करना है, या फिर इस चैप्टर में जो यूज होगा वो किससे लिया हुआ है? थ्योरी गिवन बाय, किसने दी थी? जॉन मैन्यार्ड किन्स ने दी थी। ठीक है बच्चों, जॉन मैन्यार्ड किन्स ने। और किन्स को हमें बच्चों किन्स को क्या कहा जाता है? माइक्रो इकोनॉमी का, मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमी का फादर भी कहा जाता है। सो यहाँ पे इन्होंने दी है बच्चों इस चैप्टर की, हम जो मॉडल यूज करेंगे उसकी थ्योरी इन्होंने दी है। अब बच्चों स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एग्रीगेट डिमांड और इस कंपोनेंट्स की। पहले बात कर लेते हैं एग्रीगेट डिमांड की, फिर इसके कंपोनेंट्स भी देख लेंगे। एग्रीगेट डिमांड, अच्छा एग्रीगेट डिमांड पढ़ने से पहले डिमांड पढ़ लेते हैं। डिमांड क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमी में पढ़ा होगा ना, माइक्रो इकोनॉमी में पढ़ा होगा। डिमांड क्या होता है? भाई कोई भी कस्टमर है या कोई भी इंडिविजुअल है या हाउस होल्ड है जो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है? किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की डिजायर करता है, उसके लिए पैसे खर्च करता है, उसको परचेज करता है, उसको कंज्यूम करता है, यूज करता है, वो क्या हो गई? डिमांड हो गई। ठीक है। अब बच्चों ये तो डिमांड हमने एक पर्सन की देखी यानी इंडिविजुअल की देखी। अब बच्चों एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई? एग्रीगेट यानी भाई जितना, भाई हमारी इकोनॉमी में जितने भी हैं, जितने सेक्टर हैं, हमारी इकोनॉमी के जितने सेक्टर हैं, भाई जो जितने सेक्टर हैं वो सब कितनी डिमांड करेंगे? वो सब जितनी डिमांड करेंगे वो क्या हो गई मैम? एग्रीगेट डिमांड। भाई सेक्टर कौन कौन से हो गए हमारे? पहला सेक्टर तो भाई कंज्यूमर वाला यानी कि हाउस होल्ड, पहला सेक्टर हो गया हमारा मैम हाउस होल्ड। ठीक है मैम। अगला सेक्टर कौन सा हो गया? गवर्नमेंट हो गया मैम, गवर्नमेंट भी तो होती है। ठीक है मैम, अगला हो गया गवर्नमेंट। तीसरा सेक्टर कौन सा हो गया मैम? प्रोडक्शन वाला यानी फर्म्स वगैरह, प्रोडक्शन सेक्टर। ठीक है मैम। फोर्थ सेक्टर हो गया मैम नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है। अब मैम 4 सेक्टर होता है, ये हमारा फॉरेन सेक्टर है, ये हमारा फॉरेन सेक्टर। 4 सेक्टर है हमारी इकोनॉमी के। हमने भाई हमारा 4 सेक्टर मॉडल में हमारे 4 सेक्टर होते हैं किसी भी इकोनॉमी में। ठीक है। अब मैम ये जो चारों सेक्टर हैं वो टोटल कितना इनका यहाँ पे कितना डिमांड करेंगे गुड्स और सर्विसेज का? यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? एग्रीगेट डिमांड हो गया। पर एक चीज ध्यान रखना बच्चों, एक चीज ये है कि भाई ये जो सेक्टर है जो इकोनॉमी में जो डिमांड कर रहे हैं, इन सब की डिमांड को हमने क्या करा? जोड़ लिया, प्लस कर लिया। अब मैम ये कितने करने वाले हैं, यानी ये प्लान्ड है, अभी की नहीं है इन्होंने, ये कितनी करने वाले हैं, ये होती है बच्चों एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट डिमांड हम समझेंगे क्या हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं प्लान्ड।
ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई हमें ये डिमांड करनी है। जो अगले आने वाला है हमारा 2022 उसमें बच्चों कितनी प्लानिंग करेंगे, ये सारे सेक्टर की हमें कितना डिमांड करना है भाई अगले साल, तो वो क्या हो गई मैम, एग्रीगेट डिमांड हो गई। उन सबकी डिमांड को हम ऐड कर देंगे, जोड़ लेंगे, सो है एग्रीगेट डिमांड हो जाएगी। सो एग्रीगेट डिमांड डिस्क्राइब टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज of all sector of economy is planned in a domestic territory in an accounting year। भाई जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है एक साल में, ठीक है, हमारा 1 ईयर में जो हमारा अकाउंटिंग ईयर है, इसमें जितने भी हमारे इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर हैं वो कितना डिमांड करने वाले हैं, कितनी डिमांड करने की प्लानिंग कर रहे हैं, किसकी भाई, गुड्स और सर्विसेज की करेंगे। सो मैम ये क्या हो गई, इन सब की अगर हम डिमांड को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा मैम, हमारा एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सो बच्चों इसमें देखेंगे इट्स इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करता है, कंज्यूमर गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल गुड्स को क्या क्या को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। कंज्यूमर गुड्स होना चाहिए, यानी फाइनल गुड्स जो कि डायरेक्ट ही कंज्यूमर क्या कर सके, कंज्यूम कर सके। ठीक है, सर्विसेज जो भी भाई जो विजिबल नहीं होगी वो सर्विसेज होगी, जैसे हॉस्पिटल हो गया, जैसे पार्लर हो गए, ठीक है, वो सारे क्या हो गए मैम, सर्विसेज होगी। कैपिटल गुड्स यानी जो लॉन्ग रन तक क्या करते हैं, यहाँ पे हमें प्रोडक्टिविटी देते हैं, जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे बिल्डिंग हो गया, मटेरियल हो गया, इवन हमारा हाउस भी क्या है मैम, कैपिटल गुड्स का पार्ट है। ठीक है, कंजप्शन होना चाहिए, कंज्यूमर। ठीक है, अब बच्चों डिमांड होगी किसकी, गुड्स की होगी, सर्विसेज की होगी और कैपिटल गुड्स की होगी। एग्रीगेट डिमांड जो होती है बच्चों वो इक्वल होगी किसके, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। हमेशा ध्यान रखना, एडी क्या होती है मैम, एडी इक्वल होती है मैम ए ई के, ए यानी अरे भाई जितना हम डिमांड करेंगे उतना ही तो एक्सपेंडिचर होगा, जितना जितने भाई हमारे इकोनॉमी के जो सेक्टर है वो जितना डिमांड करेंगे उतना ही क्या होगा मैम, एक्सपेंडिचर होगा। सो हम कहेंगे मैम एग्रीगेट डिमांड इक्वल होती है किसके, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में। 3 चीजें बच्चों यहाँ पे देखने के लिए, एग्रीगेट डिमांड में क्या होना चाहिए, जो हमारे इकोनॉमिक के सेक्टर हैं वो क्या करेंगे मैम, डिमांड करेंगे, उन सभी की डिमांड को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, यानी इन सभी की हमें डिमांड को ऐड करना है। तीसरा है बच्चों, ये जो है डिमांड कर रहे हैं किसके लिए, प्लानिंग कर रहे हैं, इन्होंने डिमांड की नहीं है, एक्चुअल में डिमांड की नहीं है पर ये प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा है मैम एक अकाउंटिंग ईयर होना चाहिए। भाई ऐसा नहीं कि आगे आने वाले 10 सालों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, नहीं, आगे आने वाले साल के लिए, आगे आने वाले जो साल है उसके लिए क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। 3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एग्रीगेट डिमांड। आगे बढ़ते हैं। सो मैम एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, इट्स एड अप एवरीथिंग परचेज बाय हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर वाया एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो ठीक है मैम, एग्रीगेट डिमांड को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम देखें सो एग्रीगेट डिमांड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी यानी जो भाई कंजप्शन कर रहे हैं हमारे हाउस होल्ड उसको हम सी से लिखेंगे, प्लस आई यानी होता है बच्चों इन्वेस्टमेंट। ठीक है मैम, जो हमारा प्रोडक्शन होता है ना, जो कैपिटल गुड्स का जो प्रोडक्शन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, वो लिखेंगे हम। जी यानी क्या हो गया बच्चों, जी यानी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो हो गया। और मैम एक्स माइनस एम, एक्स माइनस यानी नेट एक्सपोर्ट, जो यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे। सो हम यहाँ पे लिख दिया इसको। अगर हमारे सामने ये वाली इक्वेशन भी आ जाए तो हम कहेंगे ये किसके इक्वल है, हमारे एग्रीगेट डिमांड के इक्वल है। अब देखो हमारे एग्रीगेट डिमांड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं यही देख लेते हैं बच्चों। ये हमारे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं, ध्यान रखना, ये चारों है ना हमारे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं, 3 और ये 4। डिमांड कंपोनेंट्स, ठीक है मैम, ये हमारे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स है। कौन कौन से, पहला है बच्चों प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एक हाउस होल्ड द्वारा अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए बच्चों जो भी कंजप्शन किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारा हो गया मैम प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चों, कौन करेगा, हाउस होल्ड, भाई इंडिविजुअल और हाउस होल्ड करेगा मैम, जो जरूरत होगी। जैसे हम किस में आते हैं बच्चों, हाउस होल्ड में। अगर हमें जूतों की जरूरत होती है हम क्या करते हैं, खर्चा करते हैं। ठीक है, हमें खाने की जरूरत होती है हम खाना खाते हैं, क्या कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं खाने का। ठीक है, एक
फैमिली या फिर हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो एक्सपेंडिचर करेगा, कंजप्शन पे जो एक्सपेंडिचर करेगा, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कौन कौन सा एक्सपेंडिचर आ गया, ड्यूरेबल आ गया, नॉन ड्यूरेबल गुड्स आ गए, ठीक है, ये सारे क्या हो गए मैम, हमारे फाइनल कंजप्शन में हो गए, फाइनल गुड्स हो गए। फाइनल गुड्स कौन कौन से, जो कि भाई किसके लिए बने हैं, फाइनल कंज्यूमर के लिए बने हैं, उन सबका कंजप्शन। पर ध्यान रखना, अगर हाउस बन रहा है, अगर किसी का घर बन रहा है या घर खरीद रहा है कोई, तो बच्चों वो इसमें नहीं आएगा, भले ड्यूरेबल गुड्स हो पर वो इसमें नहीं आएगा। वो आएगा किस में, वो आएगा बच्चों हमारा किस में, इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। अगला है मैम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यानी भाई कितना कैपिटल गुड्स एड ऑन हुआ है हमारी इकोनॉमी में, कितना कैपिटल गुड्स, कितना कैपिटल गुड्स जो है बच्चों कहाँ हुआ है, एड ऑन हुआ है हमारी इकोनॉमी में, जो क्या हो गया, हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। जैसे जैसे अगर हम बात करें मैम, कितनी मशीनरी बनी है, टूल्स बने हैं, बिल्डिंग्स बनी है, ये सब क्या है मैम, कैपिटल गुड्स है, जिससे क्या कर सकते हैं हम, फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो कितना कितना हमने यहाँ पे बच्चों एक्सपेंडिचर करा है, किस पे, हमारे कैपिटल गुड्स को परचेज करने में या उनको बनाने में, तो वो किस में आएगा बच्चों, इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, ठीक है। अगला है मैम गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट भी तो बच्चों क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है, भाई वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम करती है। सो बच्चों यहाँ पे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर किससे रिलेटेड हो गया, हमारे गवर्नमेंट से, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों ये इन्वेस्टमेंट है जो प्रोडक्शन, हमारा जो प्रोडक्शन सेक्टर, प्लस यहाँ पे ये हाउस होल्ड, प्राइवेट प्लस हमारे गवर्नमेंट, तीनों ही सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। कैसे, क्योंकि भाई अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बिजनेस में बच्चों प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या जरूरत होती है, मशीनरी की जरूरत होती है मैम, टूल्स की जरूरत होती है, बिल्डिंग की जरूरत होती है, तो कैपिटल गुड्स तो बन ही रहे हैं ना, बन रहे हैं ना, हाँ मैम। तो वो क्या आ गया, अब भाई कंपनी खरीदेगी उनको, तो एक तरह से क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है। दूसरा, जैसे कोई भी फैमिली है, हाउस होल्ड सेक्टर है, उसको रहने के लिए घर चाहिए, तो वो घर खरीदेगी, बिल्कुल खरीदेगी, खरीदेगी नहीं तो बनाएगी, तो भाई कैपिटल गुड्स तो बन ही रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो हाउस होल्ड भी करता है। गवर्नमेंट ब्रिज बनाती है, पुल बनाती है, सड़कें बनाती है, भाई वो सारी कैपिटल जो है गुड्स ही तो है। सो बच्चों गवर्नमेंट भी क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में बच्चों यहाँ पे जो फर्म, बिजनेसेस या फिर जो हाउस होल्ड सेक्टर और जो गवर्नमेंट सेक्टर, तीनों ही क्या करती है, अपना इन्वेस्टमेंट करती है, वो सारा इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, किसमें, जो कैपिटल गुड्स बन रहा है, या फिर यहाँ पे कोई भी स्टॉक में जो चेंजेस हो रहे हैं, भाई स्टॉक भी तो चेंज होगा, स्टॉक भी तो क्या हो गया, एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो गया। सो बच्चों वो कहाँ आएगा, इन्वेस्टमेंट में आएगा। अगला है मैम गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट क्या करती है, कंजप्शन में एक्सपेंडिचर करती है। लास्ट है मैम नेट एक्सपोर्ट, यानी अगर हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर देंगे, सो मैम क्या आ जाएगा, हमारा नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। अब बच्चों हमने मैम एक्सपोर्ट में आई क्यों, सॉरी हमने इंपोर्ट में आई क्यों नहीं लिखा, सो मैम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आई तो हम पहले से ही डिनोट कर चुके हैं आई से, इसीलिए हमें मैम हमने क्या करा, यहाँ पे इंपोर्ट में हमने आई से डिनोट किया। याद रखना बच्चों ये छोटी छोटी चीजें, ठीक है। सो यहाँ पे हमने मैम एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और एग्रीगेट डिमांड के कौन कौन से कंपोनेंट्स है वो देख लिए। अब बच्चों इनको थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं, ठीक है, डिटेल्स में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मैम कंजप्शन की। कंजप्शन क्या है, कंजप्शन फंक्शन क्या है, इसके साथ साथ इसके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। पहली बात है बच्चों, इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ अ कंजप्शन डिमांड इज हाउस होल्ड इनकम। अगर हम कंजप्शन की बात करें तो बच्चों कंजप्शन किसके द्वारा होता है, सो मैम यहाँ तो इंडिविजुअल, फैमिलीज या हाउस होल्ड द्वारा ही क्या होता है, कंजप्शन होता है, उसको हम लिखेंगे। सो मैम कंजप्शन की बात करें तो कंजप्शन कौन करता है, सबसे ज्यादा हाउस होल्ड इनकम से हमारा कंजप्शन होता है। अगला है मैम कंजप्शन डिमांड रिप्रेजेंट द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बाय इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड इन द इकोनॉमी। कंजप्शन क्या बताता है भाई, डिमांड कर रहा है, कौन कर रहा है, हाउस होल्ड कर रहा है, हाउस होल्ड और इंडिविजुअल कर रहा है डिमांड, भाई उसकी जो नीड्स है, उसकी जो वांट्स है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो डिमांड करेगा, और भाई यहाँ पे पैसा देखिए क्या करेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट लेगा, गुड्स और सर्विसेज लेगा और उसको क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। सो सिंपल सी चीज है बच्चों, क्या लिखी हुई है, कंजप्शन डिमांड रिप्रेजेंट द डिमांड ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज बाय इंडिविजुअल एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी। डिमांड कौन कर रहा है, हाउस होल्ड कर रहा है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंजप्शन फंक्शन के बारे में। कंजप्शन फंक्शन क्या कहता है, कंजप्शन फंक्शन रिलेशन बताता है बच्चों किसके किसके बीच में, कंजप्शन और इनकम के बीच में रिलेशन बताता है,
सिंपल सा है। कंजप्शन फंक्शन क्या बताता है? इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। भाई जैसे जैसे क्या है, एक नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल इंडिविजुअल या हाउस होल्ड क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उसका कंजप्शन भी बढ़ता है, और जैसे जैसे इनकम कम होती है उसका जो है कंजप्शन भी क्या होता है मैम? कम होता है। यही रिलेशन बताता है हमारा कंजप्शन फंक्शन। देखो यहाँ पे कंजप्शन फंक्शन अज्यूम दैट कंजप्शन चेंज एट अ कांस्टेंट रेट एज अ इनकम चेंज। भाई जैसे जैसे इनकम चेंज होगी हमारा कंजप्शन भी क्या होगा मैम? चेंज होगा। ठीक है, कैसे होगा ध्यान से पहला देखते हैं मैम। अब देखो इसमें भी दो टाइप के, पहला क्या है मैम? इंड्यूस्ड कंजप्शन। इंड्यूस्ड कंजप्शन को हम कैसे दिखाएंगे मैम? सी और वाई से, छोटा सी और बड़ा वाई। ठीक है, वाई यानी यहाँ पे इनकम है। ठीक है मैम। अब इंड्यूस कंजप्शन क्या कहता है? ये कहता है भाई कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजप्शन भी बढ़ेगा, जैसे जैसे इनकम कम होगी वैसे वैसे क्या होगा मैम? कंजप्शन भी कम होगा। ठीक है, मतलब क्या है? हमारा डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, इंड्यूस कंजप्शन में क्या हो रहा है मैम? यहाँ पे सी वाई लिख देती हूँ मैं। सी वाई में क्या हो रहा है? सी वाई में मैम डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे मान लो भाई एक कोई भी पर्सन है, मान लो मोहन है। ठीक है मैम, मोहन है। मोहन की जो इनकम है, मान के चलो कि मोहन की इनकम कितनी है? 100 रुपीज है। 100 रुपीज उसकी इनकम है। वाई है हमारा, वाई को हमने कैसे डिनोट किया है? इनकम से। ठीक है बच्चों, वाई है यानी इनकम है उसकी, इनकम है मैम 100 रुपीज। ठीक है, 100 रुपीज उसकी इनकम है, तो उसका कंजप्शन कितना है? मान के चलते हैं देखो कंजप्शन कितना है, मान के चलते हैं मैम कितना है? 100 ही है। 100 रुपीज इनकम है। अभी ये मान के चल रहे हैं कि भाई जितनी वो इनकम कमा रहा है सब क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, 100 रुपीज इनकम है, कंजप्शन कितना है मैम? 100 है। अब मैम इनकम बढ़ के कितनी हो गई? 500 हो गई। ठीक है, तो कंजप्शन बढ़ के भी कितना हो जाएगा? मान के चल रहे हैं कि भाई सारी वो इनकम है किस पे लगा रहा है? भाई खर्च कर रहा है सारा, वो क्या कर रहा है? अपनी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सो मैम यहाँ पे 500 हो गया। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम? भाई ये डायरेक्ट रिलेशन बता रहा है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजप्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे जो हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है मैम? कंजप्शन भी बढ़ रहा है। ठीक है मैम, तो ये इंड्यूस कंजप्शन बता रहा है। अब बच्चों कभी कभी आपकी इनकम 0 होती है तो क्या कंजप्शन भी 0 हो जाता है? ये बताओ भाई, कभी कभी जब इनकम 0 हो जाती है क्या कंजप्शन भी 0 हो जाता है? भाई जो बेरोजगार होता है, जिसकी आय नहीं होती है, जिसकी कोई इनकम नहीं होती, क्या वो खाता नहीं है? क्या वो पहनता नहीं है? क्या पहनता है, खाता है? भाई जरूर खाता है। भाई कंजप्शन तो होगा। भाई कभी कभी जब इनकम क्या है, इनकम नहीं होती है, इनकम 0 होती है, तब भी मैम कंजप्शन होता है। तो ऐसे कंजप्शन को हम क्या कहेंगे मैम? ऐसे कंजप्शन को हम ऑटोनॉमस कंजप्शन कहेंगे। ऑटोनॉमस कंजप्शन पहला है मैम इंड्यूस कंजप्शन, जो क्या है? डिपेंड है। भाई ये डिपेंड होता है किस पे? इनकम में। ऐसा कंजप्शन जो क्या है? डिपेंड है इनकम में। ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या होता है मैम? ये इंडिपेंडेंट है। भले ही तुम लोग इनकम 0 रुपए कमाओ, मैं तो खर्चा कराऊंगा ही कराऊंगा, ये वैसा वाला कंजप्शन है। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है? इफ इनकम इज 0 some consumption still take place since this level of consumption is independent of income। भाई ये इनकम से ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इनकम में क्या है? इंडिपेंडेंट है। भले ही आपकी जो इनकम है बच्चों क्या है मैम? 0। अब अर्निंग कितनी है? 0 है। फिर भी क्या हो रहा है? कंजप्शन तो होगा, खर्चा तो आएगा, आपको करना पड़ेगा। कंजप्शन क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, यानी करना पड़ेगा। सो मैम ये कौन सी हो गई? ऑटोनॉमस कंजप्शन हो गई। अब बच्चों अगर हम कंजप्शन फंक्शन की बात करें, जो क्या बताता है? रिलेशन बताता है मैम यहाँ पे किसका? कंजप्शन और इनकम का। ठीक है, अब बच्चों इसको हम लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं हम C इक्वल टू C बार प्लस सी वाई। C क्या हो गया यहाँ पे? C हो गया मैम कंजप्शन हो गया, कंजप्शन बाई हाउस होल्ड। ठीक है, अब मैम कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब C बार क्या हो गया? C बार बच्चों यहाँ पे हो गया हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन, और प्लस सी वाई क्या हो गया? सी वाई हो गया बच्चों इंड्यूस कंजप्शन। ध्यान रखना, C इक्वल टू C बार प्लस सी वाई। C बार क्या हो गया मैम? हमारा ऑटोनॉमस कंजप्शन हो गया, और सी वाई क्या हो गया? हमारा इंड्यूस कंजप्शन हो गया। यहाँ पे C आ गया हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। ठीक है बच्चों, ये हमने देखा। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया, इंड्यूस कंजप्शन देख लिया, ऑटोनॉमस कंजप्शन देख लिया मैम। अब बच्चों बढ़ेंगे आगे। When income rise by 1, अभी ₹1, ठीक है, अभी मान के चलते हैं कि भाई
इनकम कितनी है, 1 है, और वो कितनी बढ़ गई, 1 रुपए से बढ़ गई। ठीक है, इनकम राइज हो रही है 1 से, इंड्यूस कंजप्शन राइज बाय एमपीएस और द मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी ऑफ अ कंज्यूम। ठीक है, अभी मान के चलते हैं जो हमारा एमपीएस है, एमपीएस एंड मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी ऑफ कंज्यूम है बच्चों, वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी ये मान के चल रहे हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ी, जो हमारा इंड्यूस कंजप्शन था उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है भाई, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजप्शन बढ़ेगा। ठीक है, अभी मान के चलो कि 1 रुपए से इनकम इंक्रीज हो गई। ठीक है, वैसे वैसे आपका जो होगा बच्चों क्या होगा, इंड्यूस कंजप्शन की भी क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। इंड्यूस कंजप्शन को हमने एक और यहाँ पे बच्चों नाम से पुकारा है, हम एक और नाम से यहाँ पे जानेंगे, वो है मैम क्या, एमपीएस, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी ऑफ कंज्यूम, एमपीएस। ठीक है, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपका एमपीएस भी क्या होगा मैम, बढ़ेगा। ठीक है, इनकम बढ़ रही है सो एमपीएस भी क्या हो रहा है मैम, बढ़ रहा है। अब मैम एमपीएस क्या बताता है, एमपीएस बताता है कि भाई कंजप्शन में कितना चेंज हो रहा है आपकी इनकम में चेंज होने से। ठीक है, इसको हम इंड्यूस कंजप्शन भी कह सकते हैं, इंड्यूस कंजप्शन, और मैम हम इसको एमपीएस भी कह सकते हैं। एमपीएस क्या बताता है, एमपीएस बताता है कि मैम इनकम यहाँ पे कंजप्शन में कितना चेंज हुआ है, किस में चेंज होने से, इनकम में चेंज होने से। इनकम इंडिपेंडेंट फैक्टर है और कंजप्शन क्या है यहाँ पे बच्चों, डिपेंडेंट फैक्टर है। किस में, इंड्यूस कंजप्शन में। अगर हम ऑटोनोमस कंजप्शन की बात करें, वहां क्या है, इनकम भी इंडिपेंडेंट है और कंजप्शन भी क्या है मैम, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम कहेंगे इट इज द चेंज इन consumption per unit change in income, it's denoted by and it's equal to डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। ठीक है बच्चों, अब इसको निकालते कैसे, सिंपल सा है। देखो पहली बात तो ये बताता क्या है, ये बताता है कि भाई कंजप्शन में कितना चेंज हुआ है, किस में, पर कंजप्शन में पर यूनिट कितना चेंज हुआ है। अगर हम इनकम में पर यूनिट चेंज देखें तो यहाँ पे बच्चों इसको कुछ इस तरह से करते हैं, एमपीएस इक्वल टू डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई, और ये हम कैसे डिनोट करते हैं, सी से भी लिखते हैं। या तो हम एमपीएस लिखेंगे, एमपीएस लिख सकते हैं, या फिर सी लिख सकते हैं, या फिर इंड्यूस कंजप्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब निकालते कैसे, डेल्टा सी, भाई क्या हो रहा है, कंजप्शन में कितना चेंज है, बटे में डेल्टा वाई, यानी इनकम में कितना चेंज हो रहा है, पर यूनिट इनकम में चेंज होने से कंजप्शन में कितना चेंज हो रहा है, ये हमने यहाँ पे देखा। ठीक है मैम, एमपीएस ये बताता है। एमपीएस 0 हो सकता है, एमपीएस 0 कब हो सकता है, जब इनकम में कोई चेंजेस नहीं हो। ठीक है, एमपीएस इक्वल टू 0, कंज्यूमर में चूज नॉट टू चेंज कंजप्शन इवन व्हेन इनकम हैज चेंज। सॉरी, यहाँ पे बच्चों एनपीएस 0 कब होता है, एनपीएस 0 तब होता है जैसे कोई कंजप्शन है, बहुत समझदार जो कंज्यूमर है, जैसे जो कंज्यूमर है बहुत समझदार कंज्यूमर है, उसने कहा भले मेरी आय बढ़े, भले मेरा इनकम बढ़े, मैं कंजप्शन नहीं बढ़ाऊंगा। जैसे कि मान लो कोई कंज्यूमर है, बहुत समझदार कंज्यूमर है। ठीक है, ए कंज्यूमर है, उसकी जो इनकम थी बच्चों, मान के चलो उसकी जो इनकम है यहाँ पे, मान के चलो कि उसकी इनकम मैम 1000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे कंजप्शन को मैं सी से ही बता रही हूँ, कंजप्शन कितना था बच्चों, मान के चलो 500 का था। ठीक है, 500 का ही कंजप्शन था। अब मैम मान के चलो कि भाई कंजप्शन कितना हो गया, यहाँ पे इनकम बढ़ के कितनी हो गई, 2000 हो गई, पर यहाँ पे अभी भी वो क्या मान के चल रहा है, भाई मेरे को चेंज नहीं करना, मैं जितना पहले कंजप्शन करता था, जितने प्रोडक्ट्स, जिस क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स पहले खरीदता था उसी में अभी भी खरीदूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे उसने कंजप्शन में कोई चेंज नहीं किया। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे तो कोई चेंज होगा ही नहीं, यहाँ तो 0 हो जाएगा। अब 0 को डिवाइड करोगे इनकम से तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। सो मैम हम कहेंगे भाई कंज्यूमर कभी कभी क्या करता है, जरूरी नहीं है कि वो कंजप्शन में चेंज करे। अब जब कंजप्शन में चेंज नहीं होगा तो एमपीएस क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, कंज्यूमर में चूज नॉट टू चेंज कंजप्शन इवन व्हेन इनकम हैज चेंज। ठीक है, सो बच्चों हम कहेंगे कि इनकम इंक्रीज आइदर द कंज्यूमर डज नॉट इंक्रीज कंजप्शन एट ऑल, एमपीएस इक्वल टू 0 एंड यूज एंटायर चेंज इन इनकम ऑन कंजप्शन, तो एमपीएस इक्वल टू 1। अगर कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है, अगर वो सारी इनकम क्या लगा देता है, अपने उसमें खर्च कर लेता है। ठीक है भाई जितना चेंज हुआ है उससे क्या हुआ है, उसकी कंजप्शन में भी चेंज हुआ है, तो क्या हो गया, एमपीएस हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा। 1 यानी हम मान के चल रहे हैं कि भाई इनकम के इक्वल है। ठीक है, एमपीएस यानी कंजप्शन हमारा इनकम के इक्वल हो गया। या फिर हम कहेंगे कि भाई वो चेंज नहीं करा, तो यहाँ पे एमपीएस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कब होगा, जब इनकम में चेंज हो रहा है।
इनकम चेंज हो रही है मैम, बिल्कुल हो रही है। सो यहाँ पे कंजप्शन क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, कंजप्शन नहीं हो रहा है, कंजप्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो हमारा एमपीएस इस केस में क्या होगा, 0 हो जाएगा, एमपीएस इक्वल टू 0, ठीक है। अब बच्चों इनकम चेंज हो रही है, इनकम में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है मैम, और कंजप्शन में भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, कंजप्शन में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि भाई जितना इनकम में चेंज हो रहा है कंजप्शन में भी क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, एंटायर यूज ऑफ एंटायर चेंज इन इनकम, ठीक है। यहाँ पे बच्चों जितना चेंज हो रहा है कंजप्शन में भी ज्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है। सो हम कहेंगे मैम यहाँ पे क्या हो गया, कंजप्शन इज ऑल्सो कंजप्शन में भी मैम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि क्या हो रहा है, इनकम को पूरा किस पे लगा रहा है, कंजप्शन में लगा रहा है, तो हमारा एमपीएस क्या हो जाएगा, एमपीएस हमारा 1 हो जाएगा। सो हम कहेंगे हमारा एमपीएस जरूरी नहीं है 0 ही हो या फिर 1 ही हो, ये मैम यहाँ पे 0 से 1 के बीच में ही क्या रहता है, घूमता रहता है। इसकी जो वैल्यू है, एमपीएस की जो वैल्यू है मैम क्या होती है, 0 से 1 के बीच में क्या करती है, वेरी करती रहती है, 0 to 1 में क्या होती है, वेरी होती रहती है, ठीक है। या तो वो कुछ चेंज नहीं करता है या फिर चेंज करता है, या फिर बीच में चेंज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। 0 to 1 में क्या होती है, वेरी करती रहती है, ठीक है बच्चों। तो हमारा कंजम्पशन फंक्शन मान के चलो यहाँ पे एक कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, C इक्वल टू 100 प्लस 0.8y, क्या दिया हुआ है, कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, C कंजम्पशन है हमारा 100, हमारा कंजप्शन फंक्शन कैसा होता है, C इक्वल टू C बार प्लस CY, यही होता है ना, यही हमने देखा था मैम। यहाँ पे इसको हटा देती हूँ, ताकि हम यहाँ पे इसको लिख सकें। यहाँ पे लिख देती हूँ, हमारा एमपीएस क्या करता है, वेरी करता है, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1 में वेरी करता रहता है। अभी मान के चलो हमें एक कंजप्शन फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है मैम, हमें कंजप्शन फंक्शन दिया हुआ है C और CY का, ठीक है। C बार क्या था मैम, ऑटोनोमस कंजप्शन, कितना दिया हुआ है, 100, ऑटोनोमस कंजप्शन दिया हुआ है 100, यानी ये तो भाई तुम्हारी सैलरी हो नहीं हो, इनकम हो नहीं हो, कंजप्शन तो करना ही है, ठीक है। CY क्या देता है, इंड्यूस कंजप्शन को बताता है कि जैसे जैसे इनकम में चेंज होगा आपके कंजप्शन में भी उतना ही चेंज होगा, ठीक है। ऑटोनोमस कंजप्शन हमारा कितना, 100 है। हमारा यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों कितना, हमारा जो है इंड्यूस कंजप्शन दिया हुआ है 0.8y, यानी कि अगर इनकम में चेंज होगा तो यहाँ पे मैम हमारे कंजप्शन में कितना चेंज होगा, 0.8 यानी 80%, 0.8 यानी क्या हो गया मैम, 80%, ठीक है। यानी कि हम कहेंगे अगर आपकी इनकम में चेंज हो रहा है तो आपके कंजप्शन में कितना चेंज होगा, तो हम कहेंगे 80%, ठीक है। 100% से अगर इनकम चेंज हो रही है सो 80% क्या हो रहा है, आपका कंजप्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ये हमें कंजप्शन फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे हमने निकाला, ठीक है बच्चों, क्लियर है, नहीं समझ में आया, फिर से बता देती हूँ। देखो यहाँ पे एक सिंपल सा हमें कंजप्शन फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है मैम। ये जो 100 है, एज पर अगर हम कंजप्शन फंक्शन को देखें तो क्या बताता है, C बार प्लस CY, यही था हमारा कंजप्शन फंक्शन। देख लेते हैं मैम, यही तो था, देखो यही है ना कंजप्शन फंक्शन, ये निकाल लिया हमने, ठीक है मैम। अब मैम ये जो 100 है ये क्या है, हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन, मतलब जो हमें कंपलसरी करना ही है, भले आपकी इनकम हो, आपकी अर्निंग हो या नहीं हो, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है मैम। अब मैम CY क्या बताता है, ये हमारा इंड्यूस कंजप्शन है। इंड्यूस कंजप्शन यानी भाई जो इनकम में जितना चेंज होगा आपकी क्या होगी, आपकी कंजप्शन में भी उतना ही चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ इंड्यूस कंजप्शन कितना, 0.8y, 0.8y दिया हुआ है। 0.8y का मतलब क्या है, 0.8y का मतलब है, 0.8 का मतलब क्या है मैम, यहाँ पे अगर हम कन्वर्ट करें तो इसका मतलब है 80%, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो गया, 80% हो गया, ठीक है। 0.8y क्या बताता है, 0.8y बताता है कि अगर आपकी जो इनकम है उसमें चेंज हो रहा है 100% से चेंज हो रहा है, तो आपके कंजप्शन में भी क्या होगा, 80% से चेंज होगा, कंजप्शन में क्या होगा, 80% से चेंज होगा। सो बच्चों यहाँ पे यही कहा गया है, बस इतनी सी बात है। आगे बढ़ते हैं,
अब समझते हैं बच्चों, पार्ट ऑफ इनकम दैट इज नॉट कंज्यूम। अब बच्चों कुछ पार्ट क्या रखते हैं हम लोग, इंडियन या फिर फॉरेनर्स, फॉरेन की भी बात करें, सो बच्चों कुछ पार्ट हम क्या करते हैं, भाई इनकम आती है, इनकम का कुछ पार्ट क्या करते हैं हम, देखो सिंपल सा है, इनकम आ गई मैम, बिल्कुल आ गई। इनकम का एक हिस्सा जिसका टैक्स लगता है वो टैक्स में देता है, बिल्कुल करता है, इनकम टैक्स देता है, इनकम टैक्स मान के चलते हैं अभी इनकम टैक्स देता है, ठीक है। बाकी बच गया नॉन इनकम टैक्स वाली इनकम, नॉन टैक्सेबल इनकम, नॉन टैक्सेबल इनकम। अब मैम जैसे मान के चलो कि भाई कोई भी जो पर्सन है या हाउस होल्ड है उसकी इनकम कितनी है, 100 रुपए। 100 रुपए में से 10 रुपए क्या लग गया, इनकम टैक्स लग गया, ठीक है। बाकी कितना बच गया, 90 रुपए बच गया। अब जरूरी नहीं है बच्चों कि वो ये 90 रुपए है सारा का सारा कंजप्शन कर ले, भाई ये हमारी डिस्पोजेबल इनकम हो गई, और जरूरी नहीं है कि इसको सारा का सारा वो क्या करे, भाई यहाँ पे क्या कर ले, कंज्यूम कर ले। इसमें से कुछ पार्ट वो क्या करता है, बचा के रख सकता है, ठीक है। अब बच्चों इसका 2 पार्ट हो गया, कौन कौन सा मैम, पहला हो गया मैम हमारा कौन सा, मान के चलते हैं कि भाई वो कंज्यूम करेगा, ठीक है, कंज्यूम करेगा। जैसे मान लो कि वो कंज्यूम कितने करेगा, हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि 70 का वो कंज्यूम करेगा, 70 रुपीज का कंज्यूम करेगा। बाकी जो 20 रुपीज बचे, बाकी जो 20 रुपीज बचे उसका क्या करेगा मैम, सेविंग करेगा। सो यहाँ पे ये हो गए, ठीक है बच्चों। अब जरूरी नहीं है कि भाई इनकम का जो पार्ट है वो कंज्यूम पे करे, और जो कंज्यूम पे नहीं करेगा, जो कंज्यूम नहीं करेगा वो क्या हो गया, सेविंग हो गया। y माइनस सी, वाई क्या हो गया बच्चों, इनकम, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ एस, यानी एस इक्वल टू सेविंग, कैसे निकली, अगर हम y को, y हमारा क्या हो गया, यहाँ पे इनकम माइनस कंजप्शन। अब बच्चों जैसे हमने एमपीसी निकाला था वैसे ही हमें क्या निकालना है मैम, हमें एमपीएस निकालना है। एमपीएस यानी मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी ऑफ सेविंग, ठीक है, या फिर एमपीएस यानी सेविंग का हमारा एमपीएस क्या होगा, इट इज द change in the saving per unit change in a income, it is denoted by S and is equal to 1 minus C। अब बच्चों जैसे एमपीसी था, एमपीसी में क्या देखते थे, हम देखते थे कि जैसे जैसे इनकम चेंज होती है हमारा कंजप्शन भी क्या होता है, चेंज होता है। वही चीज बच्चों क्या कहता है, एमपीसी कहता है कि यहाँ पे पर यूनिट सेविंग में कितना चेंज होगा अगर इनकम में चेंज होगा तो बच्चों यहाँ पे यही है कि भाई सेविंग में कितना चेंज हो रहा है अगर पर यूनिट इनकम में चेंज होगा तो, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा एमपीसी। कैसे लिखते हैं, एक हम मान के चल रहे हैं हमारी इनकम है, मान के चल रहे हैं एक हमारी इनकम है, एक में से क्या माइनस करना है, कंजप्शन को माइनस करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा। बताएंगे किससे, एस से बताएंगे, ठीक है। अगर हम S प्लस सी कर दें, भाई सेविंग और कंजप्शन को जोड़ लें, सो वो हमारी इनकम के इक्वल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर हम सेविंग और कंजप्शन को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारी एक के इक्वल आ जाएगा, इनकम के इक्वल आ जाएगा। एमपीएस कैसे निकालते हैं, डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई इक्वल टू एस, ठीक है। हम एमपीएस को बच्चों एस से भी बता सकते हैं, ठीक है। हो गया ना कि भाई पर यूनिट हमारा इनकम में पर यूनिट चेंज होने से हमारी सप्लाई में, सॉरी हमारी सेविंग में कितना चेंज होगा, ये हमने देख लिया। ये हमने देख लिया बच्चों, कैसे निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं। एवरेज प्रोस्पेरिटी ऑफ कंज्यूम। अब बच्चों हमने कंजप्शन का देख लिया, हमने सेविंग का देख लिया। अब बच्चों देख लेते हैं एपीसी का, उसी के साथ बच्चों देखेंगे एपीएस का। भाई एवरेज प्रोस्पेंसिटी ऑफ कंज्यूम कितना हुआ है, कि एक एवरेज प्रोस्पेंसिटी ऑफ कंज्यूमशन कितना होगा, इट इज द कंजप्शन पर यूनिट ऑफ इनकम। भाई कंजप्शन पर यूनिट कंजप्शन कितना है वो हमें मिलता है। वही एमपीएस क्या है बच्चों, पर यूनिट इनकम कितनी है, सॉरी सेविंग पर यूनिट कंजप्शन, यानी भाई सेविंग कितनी हो रही है पर यूनिट इनकम से भाई आपकी इनकम इतनी है तो आपकी सेविंग कितनी हो रही है। मान लो आपकी इनकम कितनी है, मान लो आपकी इनकम है 1000 रुपया, ठीक है। सेविंग कितनी है, सेविंग मान के चलो कि 200, ठीक है, पर यूनिट। अब इसको इससे कर दो, इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा,
सो हमारा यहाँ पे जितना भी आएगा बच्चों वो क्या हो गया, पर यूनिट हमारा सेविंग हो गया। ठीक है, वैसे बच्चों पर यूनिट कंजप्शन ऐसे ही आ जाएगा कि भाई पर यूनिट इनकम पे आपका कंजप्शन कितना है, पर यूनिट इनकम पे आपकी सेविंग कितनी है, ये एवरेज हो गया। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों इन्वेस्टमेंट में। हमने कंजप्शन पे बात कर ली, हमने सेविंग पे बात कर ली, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट क्या बताता है? इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज अ एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल सच एज मशीन, बिल्डिंग, रोड्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, क्या होना चाहिए? जो फिजिकल कैपिटल है उसमें क्या होना चाहिए, एड ऑन होना चाहिए, कुछ ना कुछ जो हमारी कैपिटल एसेट्स है वो बननी चाहिए। ठीक है, एडिशन ऑफ स्टॉक ऑफ कैपिटल, फिजिकल कैपिटल क्या बनेगी, एड ऑन होगी, चीजें ऐड होगी किस में, हमारी कैपिटल एसेट्स में। कैपिटल एसेट्स यानी जो हमारी मैम कैपिटल एसेट्स होती है जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए क्या होती है, यूज होती हैं। मशीनरी हो गई, टूल्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, प्लांट्स हो गए, ये सब क्या है मैम, कैपिटल एसेट्स हैं। ठीक है, यानी ये एक बार बन जाती है, लॉन्ग टर्म क्या देती है, हमें बेनिफिट देती है। अब बच्चों यही क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट, यानी हम कितना खर्च कर रहे हैं यहाँ पे क्या करने के लिए, परचेज करने के लिए हमारे स्टॉक और फिजिकल गुड्स को। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो गया। प्लस एक और चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे इसमें ऐड होगा बच्चों चेंज इन स्टॉक। जो हमारे इस साल स्टॉक में जो चेंज हुआ है ये भी किस में आएगा, इन्वेस्टमेंट में आएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अगला है हमारा एनीथिंग दैट एड टू द फ्यूचर प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी एंड चेंज in the inventory or the stock of finished good of a producer। क्या होता है इसमें, क्या कहा है, ये कहा है भाई कुछ भी यहाँ पे क्या हो, ऐड हो, कुछ भी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब जो हमारे फ्यूचर प्रोडक्टिव कैपेसिटी को क्या करें, बढ़ा दे। ठीक है, वो कुछ कैपिटल गुड्स अगर ऐड हो रहे हैं, कैपिटल हमारी एसेट्स ऐड हो रही है। और बच्चों और यहाँ पे क्या हो गया, अगर इन्वेंट्री में चेंज हो रहा है, चेंज इन इन्वेंट्री में चेंज हो रहा है, यानी भाई हमारा जो फिनिश गुड है उसमें चेंज हो रहा है, तो भाई ये क्या हो गया, हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है बच्चों, अब चेंज कैसे होगा, अगर हम चेंज इन इन्वेंट्री कैसे लिखते हैं, चेंज इन स्टॉक और इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री कैसे निकलता है मैम, ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो भी ईयर है हमारा, जैसे मान के चलो 2021 है, 2021 का हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक में से हमें क्या करना है मैम, क्लोजिंग स्टॉक में से लेस करना है ओपनिंग स्टॉक को, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब हमारी इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्ट बने हैं उन सब का जो क्लोजिंग स्टॉक है मैम, उसमें से अगर हम ओपनिंग स्टॉक को लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, चेंज इन इन्वेंट्री आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैम इन्वेस्टमेंट में मैम हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी होता है। एक तो हमारा इनकम के साथ साथ जो हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो होता है। एक मैम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी होता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या हो गया मैम, हमारी इनकम नहीं है फिर भी हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे मान लो कि हम बेरोजगार हैं, हमारे पास भाई कुछ भी नहीं है, हमारे पास हमारी इनकम नहीं है, हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी बच्चों हम किसी जगह रह रहे होंगे, कोई रेंट पे हमने क्या लिया है, एक कमरा ले रखा है, एक रूम ले रखा है। अब बच्चों हमारी इनकम नहीं है फिर भी हमें रेंट तो देना ही पड़ रहा है, इन्वेस्टमेंट तो हम कर ही रहे हैं ना। सो मैम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वेयर I is a positive constant which represent the autonomous given as a extraneous investment in the economy in a given year। ठीक है बच्चों, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है भाई, जो इनकम नहीं है फिर भी हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों कंजप्शन हमने पढ़ा है कि एग्रीगेट डिमांड में हमारा कंजप्शन क्या होगा मैम, प्लान्ड होगा। बिल्कुल होगा भाई, प्लानिंग होगी हमारी, क्या होगी, प्लानिंग होगी। तो ये क्या होगी मैम, एक्सेंट। हमारा क्या हो गया मैम, हमारी एक्सेंट क्या होगी, एक्सेंट प्लानिंग होगी। और मैम एक्सपोज्ड यानी हमने जो प्लान किया है उसमें से कितना अचीव कर लिया है। ठीक है, हमने जो प्लान किया है उसमें से कितना अचीव कर लिया है, ये होगा हमारा एक्सपोज्ड। ओके, समझते हैं। जैसे मान लो कि भाई मैं क्या हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ और मैंने सोचा है कि भाई अगले साल मुझे कितना कंजम्पशन करना है, मुझे करना है मैम 100 का कंजम्पशन करना है या 100 की एग्रीगेट डिमांड होगी, ये मान के चल रहे हैं ना, प्लानिंग कर रहे हैं। पर एक्चुअल में डिमांड कितनी हुई,
भाई एक्चुअल में डिमांड कितनी हुई यहाँ पे, भाई कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी इन्वायरमेंट जो है डिजास्टर हो सकते हैं, जैसे कोविड हो गया था, ठीक है, उसमें उस चक्कर में क्या हुई मैम, जो डिमांड थी वो बढ़ने की जगह क्या हो गई, जितनी हम प्लान करके बैठे थे उससे कम हो गई। ठीक है, अब मान के चल रहे हैं यहाँ पे डिमांड कितनी हुई है, डिमांड हो गई है मैम, एक्चुअल में डिमांड कितनी हुई है, एक्चुअल में डिमांड हुई है मैम यहाँ पे मान के चल रहे हैं 50 की, यानी हम प्लान कितनी करके चल रहे हैं, हम प्लान करके चल रहे थे मैम 100 की, पर एक्चुअल में कितनी रिसीव हुई है हमें 50 की। तो बच्चों जरूरी नहीं है जो प्लान करके हम चल रहे हैं एग्रीगेट डिमांड वो ज्यादा भी हो सकती है और वो कम भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, सो मैम ऐसे इन्वेस्टमेंट का भी है, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट का भी है, वैसे ही जैसे हम प्लान करके चल रहे हैं कि भाई हमें इकोनॉमी में 100 का इन्वेस्टमेंट करना है, पर अब किसी रीजन से हमारा जो है इन्वेस्टमेंट कितना हो पाया, सिर्फ 50 का ही हो पाया, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सपोस्ट कहेंगे, और जितना हम प्लान कर रहे चल रहे थे उसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है मैम, सो ये हमने देखा, इन्वेस्टमेंट देख लिया, कंजप्शन देख लिया, सेविंग देख लिया, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड के कौन कौन से कंपोनेंट्स है वो हमने देख लिया। एग्रीगेट डिमांड इक्वल होती है मैम किसके, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। ठीक है बच्चों, आई होप सो कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसमें बच्चों हमने हमारा जो चैप्टर है 4th चैप्टर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उससे रिलेटेड हमने हमारा जो पहला टॉपिक था एग्रीगेट डिमांड और इसके कंपोनेंट्स का वो हमने देखा। उसी के साथ साथ हमने कंजप्शन के बारे में समझा, इन्वेस्टमेंट के बारे में समझा, और मैम समझा हमने सेविंग के बारे में। आई होप सो बच्चों कि आपको समझ में आया होगा और आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।